आज मुझे वो करना होगा जिसके बाद सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म, पर मुझे ये करना ही होगा। सियाना चलते चलते तालाब के पास आती है, जहाँ एक इंसान उसका इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ सियाना तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं और सब्र नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं कब से तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। नहीं गौतम, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। तुम्हें मेरी सहेली से विवाह करना होगा, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सियाना? मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए साफ प्रेम देखा है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हारी सहेली को कभी उस नजर से देखा भी नहीं। फिर मैं उससे विवाह कैसे कर लूं? अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो बिना सवाल किए मेरी सहेली से विवाह करना ही होगा तुम्हें, तुमको मेरी कसम। और अगर तुमने मेरी सहेली से विवाह नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा गौतम, तुम्हें उससे विवाह करना होगा। फिर सियाना वहां से चली जाती है और अपने छोटे से घर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर देना गौतम, मैं मजबूर हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अपनी सहेली की खुशी के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसे हालात ना होते तो आज मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। मधु पूर्णिमा गांव में सियाना नाम की अनाथ लड़की एक छोटे से घर में रहती थी। गर्मी के दिनों में उसका घर आग की तरह तपने लगता था। ये गर्मी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और अब तो ये घर भी रहने लायक नहीं बचा। अब मैं कहाँ जाऊँ? इस तेज धूप और गर्मी ने तो मुझे परेशान कर दिया है। मुझे कुछ करना होगा। सियाना घर से निकलकर जंगल की ओर जाने लगती है। जंगल से सूखी घास लाकर घर की छत पर फैला दूंगी, जिससे घर कुछ ठंडा हो जाएगा और इस गर्मी से मुझे राहत मिलेगी। सियाना तेज धूप में जंगल से खूब सारी घास इकट्ठा करके एक गट्ठर बना लेती है। चलो, घास का इंतजाम तो हो गया, लेकिन मैं इस गट्ठर को लेकर अकेली कैसे जाऊंगी? तभी सियाना की नजर गांव के एक आदमी पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर कहने लगती है, काका, मैंने थोड़ी घास इकट्ठा की है, लेकिन घास का गट्ठर बहुत भारी हो गया है। मुझे अकेली से नहीं उठ रहा, आप जरा उठवा दीजिए। अरे जा अपना काम देख। मुझे इतना समय नहीं कि मैं तेरा घास का गट्ठर उठवाता फिरूं। मुझे और भी बहुत से काम हैं। हाँ? सियाना उदास होकर छांव में बैठ जाती है। तभी कंगना नाम की लड़की मटकी में पानी लेकर वहां से गुजर रही होती है। बहन, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कंगना अपने मटकी से पानी निकालकर सियाना को देती है। बहन, तुमने मुझे पानी तो पिला दिया, बस मेरी एक और मदद कर दो। मुझे ये घास का गट्ठर उठवा दो। तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं जैसे तैसे अपने छोटे से घर में रहकर गुजारा करती हूँ। ये घास मैं अपनी घर के छत के लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से छत बहुत तप रहा है। अगर मैं छत पर ये घास फैला दूंगी तो छत ठंडी हो जाएगी। वैसे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें भी पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम कंगना है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी तकलीफें हैं उतनी ही मेरी जिंदगी में भी है। मैं अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहती हूँ। मेरी माँ मुझे दिन रात परेशान करती है, पर मेरे पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया कितनी क्रूर है। तुम्हारे पिता हैं, फिर भी उन्हें तुम्हारी कोई कद्र नहीं। हम दोनों की तकलीफें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच कोई पुराना रिश्ता है। आज से हम दोनों सहेली की तरह रहेंगी। मेरी कोई सहेली नहीं थी, आज मुझे एक सच्ची सहेली मिल गई। तभी पेड़ के पीछे से छिपकर एक नकाबपोश व्यक्ति सियाना को देख रहा होता है। सियाना, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें छिपकर देख रहा है। सियाना इधर उधर देखने लगती है। कोई भी नहीं है कंगना,
शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। पता नहीं, मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई है जो हमें देख रहा है। ये सब छोड़ो, तुमसे बात करके मुझे बहुत खुशी मिली। हम आज से अपना जीवन नए सिरे से शुरू करेंगे। अब मुझे जाना होगा सियाना, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं जल्दी पानी लेकर नहीं गई तो वो मेरी आफत ला देंगी। मैं कल यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ क्यों नहीं, हम कल फिर मिलेंगे। कंगना सियाना को घास का गट्ठर उठवा कर चली जाती है और सियाना भी अपने घर चली जाती है। वहीं दूर खड़ा नकाबपोश व्यक्ति ये देख रहा होता है। अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं देखा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। दूसरी तरफ कंगना जैसे ही घर पहुंचती है, वहां पहले से ही एक बूढ़ा सेठ बैठा हुआ था। देखो गायत्री, तुम्हारी बेटी कंगना भी आ गई। इसे बता दो कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें देने को पूरे 40 सोने के सिक्के लाया हूँ। इसमें बताने वाली क्या बात है सेठ जी, मैंने हाँ कह दिया तो समझो ये विवाह तय है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इस बूढ़े इंसान से कभी विवाह नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ ने हाँ कह दी है लड़की, अब तुम्हें ना चाहते हुए भी मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। सेठ वहाँ से चला जाता है और गायत्री गुस्से में कंगना से कहती है, तुझे पानी लाने में इतना वक्त कैसे लग गया? मैंने कितनी बार कहा है कि सीधे घर आया कर, रास्ते में मटर गश्ती मत किया कर। माँ, मैं आपके सारे काम करने को तैयार हूँ, बस मेरा विवाह उस सेठ से मत करवाओ। वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसने अपनी पत्नियों के साथ क्या किया ये पूरा गांव जानता है, कुछ तो रहम करो। तभी अंदर से सुरेश आता है। अरे क्या तुम लोगों ने तमाशा लगा रखा है? देखो ना जी, ये सेठ के रिश्ते को ठुकरा रही है। उस सेठ ने आपको अपने गोदाम में काम दिया, इतने सारे सिक्के दिए, पर इसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही। कंगना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसने जो तय किया है तुम्हें वही करना पड़ेगा। पिताजी, आप तो मेरे अपने पिता हैं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो याद है ना मैंने तुम्हारी सगी माँ के साथ क्या किया था? वही हाल तुम्हारा करूंगा। जाओ यहाँ से। सुरेश के जाते ही गायत्री मुस्कुराने लगती है। कंगना अंदर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, तुम तो चली गई, पर मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई? मुझे इस नरक में अकेला क्यों छोड़ दिया? इस तरह वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही कंगना पानी का घड़ा उठा लेती है। मुझे जल्दी से जाना चाहिए, सियाना मेरा इंतजार कर रही होगी। वो जैसे ही घर से निकलती है तभी गायत्री उसे टोक देती है। अरे आज तुम्हें क्या हो गया? रोज तो मुझे कहना पड़ता था तुम्हें पानी लाने के लिए, आज तो तुम अपने मन से पानी लेने जा रही हो। क्या बात है, रास्ते में किसी से नैन मटक्का चल रहा है क्या? नहीं माँ, आज घर में बहुत सारे काम हैं, तो सोचा पहले पानी ले आती हूँ, उसके बाद सारा काम कर लूंगी। हाँ हाँ, जा जा, जल्दी जा। अरे अब तो 2-3 दिनों में तुम्हारा विवाह होने वाला है, तो फिर तो मुझे खुद ही पानी लाना पड़ेगा। फिर कंगना वहां से चली जाती है और भागते हुए तालाब किनारे पहुंच जाती है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कंगना। तभी कंगना कुछ नहीं कहती और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कंगना, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मेरी सौतेली माँ ने मेरा विवाह गांव के बूढ़े सेठ से तय कर दिया है, जो कि 2 बच्चों का बाप है। उसकी पहली पत्नी भी मौजूद है। कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हारा विवाह उस बूढ़े सेठ से नहीं होने दूंगी। तुम नहीं रोक सकती सियाना, तुम खुद ही अनाथ हो। एक वक्त के खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और मेरी माँ ने तो उससे पूरे 40 सोने के सिक्के और पता नहीं क्या क्या लिए हैं।
मुझे माफ कर दो। हमारी दोस्ती शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें उस दलदल में कभी नहीं फंसने दूंगी। लेकिन कंगना उदास होकर पानी ले लेती है और वहां से चली जाती है। कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी दोस्त को उस दलदल में नहीं छोड़ सकती। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विवाह की जोरों शोरों से तैयारी होती है। कंगना विवाह के लिए तैयार बैठी होती है कि तभी सियाना वहां आ जाती है। रुक जाओ, ये विवाह नहीं हो सकता। तुम होती कौन हो मेरी बेटी का विवाह रोकने वाली? चली जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। देखो, अगर ये तुम्हारी सगी बेटी होती तो तुम इसकी इस जैसे बुरे इंसान से कभी विवाह नहीं करवाती। और सेठ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से विवाह कर रहे हो। सियाना, तुम चली जाओ, ये लोग तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। और सेठ, तुमने 40 सोने के सिक्के देकर इन्हें विवाह के लिए राजी किया है ना? ये लो, पूरे सोने के सिक्के। और आज के बाद मेरी सहेली की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। अरे, ये तो खुद ही एक वक्त के खाने के लिए गांव-गांव में भीख मांगती थी। इस अनाथ के पास इतने पैसे कहां से आ गए? हाँ, देखो देखो, और एक लड़की होकर जुबान कैसे लड़ा रही है। ये सब मेरी माँ के हैं। उन्होंने सारे गहने मेरी नानी के घर देकर इस दुनिया से चली गई। और आज ही मेरी नानी मुझसे मिलने आई थी, तो मैंने सोचा अपनी सहेली को इस दलदल से बचा लूं, क्योंकि मेरा एक ही रिश्ता है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। तुमने अपनी माँ की आखिरी निशानी बेच दी सियाना, मेरे लिए। अगर मेरी माँ होती तो वो भी बहुत खुश होती, क्योंकि कोई है जो मुझे अपना कहता। चलो अब। सियाना कंगना को लेकर चली जाती है। देखो, तुम इसे लेकर जा रही हो, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे, इन दोनों लड़कियों के तो बहुत पर निकल आए हैं। अगर गांव की लड़कियां ऐसे ही करती रहीं, तो हम जैसे बड़े बुजुर्ग की क्या इज्जत रह जाएगी? इसने जो किया है, इसकी कीमत तो इसे चुकानी पड़ेगी। सियाना कंगना को लेकर जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचती है, तो वहां पहले से ही 2 आदमी मौजूद होते हैं। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि यह घर सेठ जी की जमीन में आता है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? हम वही कह रहे हैं जो तुमने सुना। तुम लोगों की जुबान बहुत ज्यादा चल रही थी। अब जाओ यहाँ से। हम कहाँ रहेंगे सियाना? इस गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं एक अम्मा को जानती हूँ। वो अम्मा ये गांव छोड़कर दूसरे गांव गई हुई है। मैंने उनकी बहुत बार मदद की थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे जरूरत पड़े तो मैं उनकी जमीन में एक घर बनाकर रह सकती हूँ। चलो, आज से हम वहीं रहेंगे। फिर दोनों वहां से निकल पड़ती है और एक खाली जगह पर आ जाती हैं। इस तपती धूप में हम इस खाली जगह पर कैसे रहेंगे? आज से हम मेहनत मजदूरी करेंगे और यहाँ अपना एक सपनों का घर बनाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो सियाना, जो सिर्फ हमारा और तुम्हारा होगा, किसी का भी नहीं। अब चलो, मुझे पता है हमें कहाँ काम मिलेगा। ठीक है, चलो। फिर कंगना और सियाना वहां से निकल पड़ती है। घने जंगलों से होते हुए एक खेत में पहुंच जाती हैं, जहां खेत के अंदर बसंती बैठा होता है। अरे, तुम कंगना यहाँ? बसंती भैया, आपने कहा था ना कि मैंने आपकी एक बार मदद की थी, तो जब भी मुझे काम की आवश्यकता हो मैं आपके पास आ जाऊं। आज हम दोनों को कोई काम दे दीजिए, हम दोनों आपके सारे काम कर देंगे। हमें पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन ये देख रही हो, ऊपर सूरज बाबा का प्रकाश, इसके नीचे तो हम मर्दों के पसीने छूट जाते हैं। तो तुम तो नाजुक सी 2 लड़कियां हो,
तुम दोनों भला इस गर्मी में काम कैसे करोगी? भैया, जब जिम्मेदारी आती है तो हौसले बुलंद हो जाते हैं। ये गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि हमें एक सपनों का घर बनाना है और इसके लिए अब हम दोनों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा काम खेतों की भराई करना है। तुम्हें पास के तालाब से पानी लाकर खेतों में डालना होगा। क्या तुम ये काम कर सकोगी? हाँ, हम कर लेंगे। फिर बसंती वहां से चला जाता है और दोनों सहेलियां सियाना और कंगना तालाब से पानी लाकर खेतों में डालने लगती हैं। खेतों में पानी डालते डालते उन्हें सुबह से शाम हो जाती है। आज इतनी मेहनत करने के बाद भी पता है सियाना, मैं बिल्कुल नहीं थकी, क्योंकि अपने लिए कुछ करने में अलग ही खुशी है। हाँ, मैं अपने घर पर भी मेहनत करती थी, लेकिन मुझे कभी खुशी नहीं मिली जितनी आज काम करके मिल रही है। दोनों मुस्कुराने लगती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गर्मी में कई दिनों तक काम करने के बाद उन्हें कुछ सिक्के मिलते हैं। चलो, इससे तो हमारा काम हो गया। हमने इतने दिन काम करके 25 सिक्के तो जमा किए। अब इन 25 सिक्के से हम अपना एक मिट्टी का प्यारा सा सपनों वाला घर बनाएंगे। चलो सियाना, अब हम अपने घर के लिए मेहनत करते हैं। फिर दोनों वहां से निकल पड़ती हैं और गांव की उस जमीन के पास आकर कड़ी मेहनत करके एक मिट्टी का प्यारा सा घर बनाती हैं। आखिरकार सच में हमारा सपनों का घर बनकर तैयार हो गया। अब हम दोनों इसी में रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि हमने अपना घर बना लिया, लेकिन अब हमें कोई दूसरा काम करना होगा, क्योंकि इस गर्मी में अब हम वो काम तो नहीं कर सकते। हम दूसरा क्या काम करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और हमें कोई दूसरा काम देगा भी नहीं, तो हम क्या करेंगे? देखो, मुझे सिलाई आती है। मैं हाथ से ही कपड़े अच्छे अच्छे सिल देती हूँ, सिर्फ सुई धागे से ही। अगर तुम कपड़े सिल लेती हो तो मैं कपड़ों का इंतजाम कर दूंगी और फिर हम दोनों सबसे सस्ती सिलाई करके बेचेंगे। तुम देखना, सब गांव वालों को तुम्हारी सिलाई बहुत पसंद आएगी। हाँ, क्यों नहीं? फिर दोनों उस दिन बाजार से कुछ पैसों से कपड़े और सुई धागा ले आती हैं और कड़ी मेहनत से कपड़े सिलने लगती हैं। 2-3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बहुत ही सस्ते और अच्छे कपड़े सिलकर तैयार कर लेती हैं। कपड़े तो काफी सिल चुके हैं, अब इन कपड़ों को बेचने चलते हैं। फिर दोनों उन कपड़ों को लेकर गांव में बेचने जाती हैं। कपड़े ले लो, कपड़े, एकदम हाथ से बने मजबूत सिलाई के कपड़े, सस्ते और गर्मी के लिए अच्छे कपड़े। इतने में एक गांव की औरत उनके सामने आकर रुकती है। अरे, ये कपड़े तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कैसे दे रही हो? बस 4 सिक्कों में 1 जोड़ी। ठीक है, मुझे 1 दे दो। तभी इतने में एक गांव का आदमी वहां आता है। अरे, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ये कपड़ा नहीं खरीदोगी। पर क्यों जी, मैं कपड़े क्यों नहीं खरीद सकती? अरे, ये दोनों पूरे गांव वालों को जलील करके गांव से गई थीं। इन्होंने गांव वालों के सामने पैसे फेंक कर मारे थे। अरे, हमारे गांव की बहू बेटियां ऐसा नहीं करती। देखो जी, अगर मैं यही कपड़े दुकान से लेने जाऊं तो मुझे पूरे 10 सिक्के देने पड़ेंगे, और ये तो मुझे 4 सिक्कों में ही दे रही है, तो मैं क्यों ना लूं? मैं तो लूंगी। और आपको ज्यादा ही इसके घरेलू मामले में पड़ना है तो आप जाकर मेरे लिए 10 सिक्कों का कपड़ा ला दीजिए। गांव का आदमी कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। बड़े आए बोलने वाले। बेटी, तुम मुझे कपड़े दे दो। फिर कंगना 4 सिक्के लेकर उन्हें कपड़े दे देती है और दोनों मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। देखा, हमारी मेहनत के आगे गांव वालों को भी झुकना ही पड़ा। हाँ, क्यों नहीं? अब देखना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर दोनों आगे बढ़ती हैं और कड़ी धूप में सारे कपड़े सुबह से लेकर शाम तक बेच लेती हैं।
शाम होते ही पूरे 40 सिक्के इकट्ठे कर लेती हैं। देखो, सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत के बाद हमने पूरे 40 सिक्के इकट्ठे कर लिए। अब कुछ ही दिनों में देखना हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। फिर दोनों मुस्कुराने लगती हैं। एक दिन दोनों रोज की तरह घने जंगलों से गुजर रही होती है कि तभी अचानक कंगना को चक्कर आने लगते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कंगना, तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों बैठ गई? तभी इतने में भागता हुआ गौतम आता है। अरे क्या हो गया? ये इस तरह क्यों बैठी हैं? अभी हम दोनों अच्छे खासे जा रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया। मैं समझ गया इन्हें क्या हुआ है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर गौतम पास के जंगल से कुछ औषधि तोड़कर कंगना के पैरों पर लगाने लगता है। कंगना गौतम को देखने लगती है। ये कितना खूबसूरत है। आज से पहले तो मैंने कभी इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा, और दिल का भी कितना नेक है। ये लड़का कितना खूबसूरत है। एक छोटी सी मदद के लिए भी इस तरह भागा आया, जैसे बहुत बड़ी परेशानी हो। तभी गौतम जैसे सियाना को देखता है, उसकी आंखें उसकी सुंदरता पर टिक जाती हैं। ये इतनी खूबसूरत है, ऐसा सादगी भरा चेहरा कभी नहीं देखा। तुमने हमारी मदद की, इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। वैसे तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौतम है और मैं इस गांव में नया नया आया हूँ। मेरे पिताजी पहले इस गांव में रहा करते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी सारी जमीन जायदाद मुझे अब संभालनी पड़ेगी। मैं पहले अपने नाना नानी के साथ रहा करता था। वैसे तुम कौन हो? हम दोनों सहेलियां हैं, लेकिन हम दोनों अनाथ हैं और एक दूसरे की पूरी दुनिया है। तो लगता है हमारी दोस्ती अच्छी जमेगी। हाँ, क्यों नहीं। फिर तीनों हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गौतम छोटी छोटी मदद के लिए उन दोनों के घर आने जाने लगता है, जिससे कि सियाना के मन में गौतम के लिए खास जगह बनने लगती है। पहली नजर में जब मैंने गौतम को देखा था, तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, लेकिन अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा, क्योंकि मैं उससे सच में प्रेम करने लगी हूँ। पूरे गांव में एक कंगना है और एक गौतम, जो मुझे अपने से लगते हैं। मुझे आज जाकर गौतम से अपने दिल की बात कहनी ही होगी। सियाना इतना कहकर मुस्कुरा रही होती है और अपने दिल की बात गौतम से कहने के लिए घर से निकलती है कि तभी इतने में कंगना उसके पास आती है। सियाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हो गया कंगना? तुम्हें मुझसे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? देखो सियाना, तुम तो मेरा पूरा परिवार हो। तुम्हें मेरा घर बसाना होगा, क्योंकि मैं भी अब सोच रही हूँ कि अपना घर बसा लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, आखिर वो कौन खुशनसीब लड़का है जिससे मेरी ये प्यारी सहेली विवाह करने वाली है? वही गौतम, जो हमारी मदद करता है और पूरे गांव में सबसे अलग है। ये बात सुनते ही सियाना के होश उड़ जाते हैं और सियाना की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सियाना, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? हाँ? ये तो बस खुशी के आंसू हैं और कुछ नहीं। इतनी बड़ी खुशी तुम्हें मिलने जा रही है, तो बस मेरी खुशी के आंसू छलक आए कि मेरी सहेली मुझे छोड़कर चली जाएगी। देखो, तुम्हें जाकर अब मेरे प्रेमी से यानी गौतम से बात करनी होगी और कहना होगा कि वो मुझसे विवाह कर ले, क्योंकि अगर वो मुझे ना मिला तो मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी और वो तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में जरूर अपनाएगा। ठीक है, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करूंगी सियाना। हाँ? कंगना घर के अंदर चली जाती है।
सियाना आंखों में आंसू लिए तालाब के किनारे पहुंचती है, जहां गौतम उसका इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ सियाना तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं और सब्र नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं कब से तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। नहीं गौतम, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। तुम्हें मेरी सहेली से विवाह करना होगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सियाना? मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए साफ प्रेम देखा है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हारी सहेली को कभी उस नजर से देखा भी नहीं। फिर मैं उससे विवाह कैसे कर लूं? अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें मुझसे बिना कोई सवाल किए उससे विवाह करना होगा। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हारे लिए। लेकिन मैं उससे कभी प्रेम नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। सियाना आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर आ जाती है और वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ गौतम, पर मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। कंगना और गौतम का विवाह धूमधाम से हो जाता है। विवाह होते ही गौतम चोरी छिपे सियाना के पास आता है, जो कि तालाब के किनारे बैठकर रो रही होती है। अब रो क्यों रही हो सियाना? तुमने तो खुद अपने हाथों से मुझे उसे सौंप दिया। गौतम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं अब यहाँ आऊंगा भी नहीं। मैं आखिरी बार अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता था कि तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। अब वो मेरी पत्नी है तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, पर तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, तुम्हें अपने दिल में भी नहीं रखूंगा, लेकिन तुम्हारी यादें कभी मुझे जीने भी नहीं देंगी, कभी नहीं। गौतम इतना कह ही रहा होता है कि तभी दूर खड़ी गायत्री सब बातें सुन लेती है और मन ही मन मुस्कुराती है। अच्छा, तो ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इस सियाना ने उस दिन पूरे गांव वालों के सामने पैसे फेंक कर मुझे जलील किया था। अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। गायत्री गुस्से में वहां से निकल पड़ती है और सीधे कंगना के पास पहुंचती है। बेटा कंगना, तुम यहाँ बैठी खुशी मना रही हो कि गौतम से तुम्हारा विवाह हो गया, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति कहाँ है? आप चली जाइए माँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मुझसे कोई बात मत कर। अरे भले ही मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, पर तुम्हारी माँ तो हूँ और तुम्हारे भले के बारे में थोड़ा बहुत तो सोच ही सकती हूँ। अरे वो सियाना है ना, वो गौतम से प्रेम करती है। गौतम और सियाना दोनों वहाँ तालाब किनारे बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे हैं। नहीं, मेरी सहेली कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो गौतम को मुझसे छीनने की कोशिश भी नहीं करेगी। वो कोशिश कर चुकी है। मैंने खुद उन्हें बातें करते हुए सुना है और देखा है। अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास आए या ना आए, वो तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तुम्हें सतर्क करना था और वो मैं कर चुकी। फिर गायत्री वहां से चली जाती है। इतने में वहां गौतम आता है और पीछे से सियाना भी आती है। माँ ने जो कहा क्या वो सच है? आप कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया था, बस अपने एक दोस्त से मिलने गया था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी कंगना। तुम मेरा घर तोड़ने चली हो सियाना। अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर कंगना गौतम के साथ उसके घर आ जाती है। कुछ समय बीतता है,
लेकिन गौतम कभी उससे खुलकर बात नहीं करता और हमेशा घर से बाहर ही रहता है। जब से मेरा विवाह हुआ है, एक दिन भी गौतम ने मुझसे प्यार भरी बातें नहीं की। आखिर क्यों? कहीं मेरी माँ ने जो कहा वो सच तो नहीं? इतने में गौतम आता है और वो सीधे घर के अंदर जाने लगता है। रुक जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। अब क्या हो गया कंगना? तुम क्या बात करना चाहती हो? आप मेरी सहेली से प्रेम करते हैं। आप उसके साथ विवाह करना चाहते थे, फिर आपने मुझसे विवाह क्यों किया? देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हमारा विवाह तो हो चुका है, तो तुम्हारी सहेली की कोई बात ही नहीं है। तुम ये सब ख्याली बातें बनाना छोड़ दो। जाओ, जाकर अपना काम करो। फिर गौतम वहां से चला जाता है। अब तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कंगना गुस्से में वहां से निकल पड़ती है और सीधे सियाना के घर पहुंचती है। कंगना, आखिर तुम आ ही गई। मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा कि तुम कब आओगी। ये चिकनी चुपड़ी बातें करना छोड़ दो सियाना, क्योंकि तुमने मेरा पति छीनने की कोशिश की। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कंगना? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब चलो, निकल जाओ इस घर से। मैं इतनी गर्मी में कहाँ जाऊंगी कंगना? मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है करो, पर ये हमारा सपनों का घर था और अब सपनों का घर नहीं रहा ये, क्योंकि तुमने इसमें अपने लालच का बीज बो दिया। इसलिए अब तुम्हें इस घर से जाना होगा। कंगना हाथ पकड़कर सियाना को जबरन घर से बाहर निकाल देती है। तभी आसपास के सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कल तक जो दो सहेलियां एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार थीं, आज देखो इस तरह दुश्मन बन बैठी हैं। आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। बात तो कुछ जरूर है। कंगना घर का ताला बंद करके वहां से चली जाती है और सियाना रोते हुए आगे बढ़ जाती है। वो जैसे ही रोते हुए घने जंगलों की तरफ जाती है, तभी एक नकाबपोश व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम? हट जाओ मेरे रास्ते से। वो व्यक्ति अपने चेहरे से नकाब हटाता है, जिसे देखकर सियाना चौंक जाती है। ये क्या, राजकुमार अभिषेक आप? हाँ सियाना, मुझे तुम्हारा सारा सच पता चल गया है। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। कहीं आप वही तो नहीं? हर वक्त मुझे लगता था कि कोई नकाबपोश व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है। कहीं वो आप ही तो नहीं थे राजकुमार? हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हें हर वक्त छुप छुप कर देखता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। नहीं राजकुमार, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और अब तो मेरी सहेली भी मुझसे छिन चुकी है। मैं आपको नहीं अपना सकती, मुझे माफ कर दीजिए। सियाना रोते हुए आगे बढ़ जाती है। मुझे पता है कि तुम कैसे हाँ कहोगी। फिर राजकुमार अभिषेक वहां से निकल पड़ता है और चलते चलते सीधे कंगना के घर पहुंचता है, जहां कंगना घर के बाहर बैठकर रो रही होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी सहेली मेरा घर उजाड़ेगी और मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करेगी। तभी राजकुमार अभिषेक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये क्या, राजकुमार अभिषेक, आप यहाँ? तुम जिस सहेली को गलत समझ रही हो, उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि उसने तो तुम्हारे लिए अपने प्यार का त्याग किया है। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? हाँ कंगना, असल में गौतम और सियाना एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सियाना ने तुम्हारे लिए अपने प्रेम को त्याग दिया और तुम्हारा विवाह गौतम से करवा दिया, क्योंकि तुम गौतम को पसंद करती थी और आज तुम उसे ही गलत समझ रही हो। आपको ये सब कैसे पता राजकुमार? जब तुम दोनों की पहली बार दोस्ती हुई थी,
उससे पहले उससे पहले से मैं उसे छुप छुप कर देखता उससे पहले से मैं उसे छुप छुप कर देखता आ रहा हूं। उसकी दिल की नेकी और उसकी इस मासूमियत ने मुझे उससे प्रेम करने पर मजबूर किया। क्या मेरी सहेली ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उसे ही गलत समझ रही थी? राजकुमार, मुझे मेरी सहेली के पास ले चलिए। फिर राजकुमार अभिषेक कंगना को लेकर वहां से निकल पड़ता है। उधर सियाना अकेले निराश होकर तालाब किनारे जाकर खुद से कह रही होती है, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। मेरे माता पिता मुझे पहले ही छोड़कर चले गए। मेरी सहेली जो पूरे गांव में मेरी इकलौती दोस्त बनी, वो भी अब नहीं रही। मेरा प्रेम भी मुझसे छिन गया। अब मैं जीकर क्या करूंगी? तभी पीछे से कंगना भागते हुए आती है। सियाना, मुझसे गलती हो गई। मैंने गलत फहमी में आकर तुम्हें क्या क्या कह दिया और तुम्हें घर से भी निकाल दिया। मुझे माफ कर दो मेरी प्रिय सहेली, मुझे माफ कर दो। मेरी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, मेरे कान भरे और मुझे लगा कि तुम सच में मेरा घर तोड़ रही हो। तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया और मैंने तुम्हें ही गलत समझा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कंगना, बस तुम मुझसे नफरत करती थी। इस बात से मैं पूरी तरह टूट गई थी। सियाना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो। नहीं राजकुमार, मैंने जिंदगी में एक बार प्रेम किया, मैं दोबारा कभी नहीं कर पाऊंगी। सियाना, मेरा विवाह तो गौतम से हो चुका है। विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसे मैं चाहकर भी अब नहीं तोड़ सकती। अगर तुमने राजकुमार को नहीं अपनाया तो मैं पूरा जीवन इस बोझ के साथ कैसे जीऊंगी कि मैंने अपनी सहेली का घर उजाड़ कर अपना घर बसाया है। तुम राजकुमार को अपना लो सियाना, हमारी दोस्ती के लिए। अगर तुम राजकुमार से विवाह कर लोगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है कंगना, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं राजकुमार से विवाह जरूर करूंगी। ये सुनकर राजकुमार अभिषेक मुस्कुराने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सियाना और राजकुमार अभिषेक का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाता है और फिर दोनों सहेलियां खुशी पूर्वक अपना जीवन जीने लगती हैं। और